सो वेलकम स्टूडेंट। सबसे पहले ब्रेनीपीडिया में आपका स्वागत है। हम जो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी के PYQ एनालिसिस करने हैं आज हमें। यूपीएससी से रिलेटेड आज तक जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम इसको इस पूरी सीरीज में हम सारे PYQ को एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे ही नहीं, क्वेश्चंस को ये देखेंगे कि क्वेश्चंस आए कैसे हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं यूपीएससी में। तो हमारा मेन जो मोटिव रहेगा आज का वो एग्जैक्टली यही रहने वाला है कि हम क्वेश्चंस की फ्रेमिंग देखेंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन के हर पर्टिकुलर वर्ड पे जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, हम वहाँ पे ज़्यादा फोकस करके उसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। तो PYQ एनालिसिस की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक बहुत फेमस सा कोट है कि ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव अ करेज टू परस्यू देम। हमारी सारी ड्रीम्स सच हो सकती हैं अगर हमारे अंदर उनको करने की हिम्मत है। तो ऐसे ही आज हम जो है यूपीएससी के जितने भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि हम उनको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम यहीं पे खुद अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो ये हमारा आज का टारगेट है इंडियन पॉलिटी का PYQ एनालिसिस का। एक प्यारी सी स्माइल के साथ आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम ज़्यादा रश नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, हम हर क्वेश्चन को बहुत आराम आराम से लेके चलेंगे। जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि जो सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ने से पहले एक चीज़ है कि जो हम इंडियन पॉलिटी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का जो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, एग्जैक्टली इंडियन पॉलिटी है क्या। हमें ये तो पता होना चाहिए कि पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे। तो हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे बेसिक संविधान के अंदर चीज़ें मेंशन्ड है। जैसे जुडिशरी है, तो जुडिशरी क्या है हमारे। जैसे आज जो हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हमारे फीचर्स पे हैं, जिनको जो हमारे यूपीएससी में सिलेबस में भी मेंशन्ड है, सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो जब हम सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इसके अंदर हम काफ़ी सारे फीचर्स को देखेंगे जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, और उनका ही डेप्थ एनालिसिस हमें यहाँ पे करना है। जैसे पहला ही क्वेश्चन आता है कि इंडियन पॉलिटी में विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इट इज़ फेडरल इन डिवीजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। क्वेश्चन कहाँ से उठा है, डायरेक्ट उठा है फेडरल डिवीजन से। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम पॉलिटी का मेन सिलेबस कवर करेंगे, तो हम वहाँ पे फेडरल फीचर की बात करेंगे। अब ये जो फेडरल फीचर होता है, ये एग्जैक्टली हमारा क्या है, इससे हम क्या समझते हैं। फेडरल फीचर कुछ भी नहीं, डिवीजन से रिलेटेड है, राइट। डिवीजन किस चीज़ का डिवीजन, पावर्स का डिवीजन। जो हम देखते हैं कि सेंटर है, हमारी सेंटर के पास कुछ अपनी पावर है, ठीक है। सेंटर के पास हमारी कुछ अपनी पावर है, स्टेट के पास कुछ अपनी पावर्स हैं। तो हम ये जो सेंटर और स्टेट का डिवीज़न है, और कुछ रूल्स देखेंगे, कुछ पावर्स देखेंगे जो कि हमारी सेंटर और स्टेट दोनों के पास है। कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन अब ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, ये तो जब भी डिटेल्स में या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली है क्या। फिलहाल के लिए हम डिस्कस करते हैं कि फेडरल का मतलब क्या होता है। फेडरल का कुछ भी नहीं मतलब होता है, फेडरल का सिंपल सा मतलब है डिवीज़न। कहीं ना कहीं जो ये वर्ड है ये डिवीज़न से रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे उसमें काफ़ी अच्छे से हर क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम लेके और मैक्सिमम समझ के करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर इसके बिहाफ पे कोई भी क्वेश्चन उठ के आता है तो वी विल बी एबल टू डू सो, राइट। सो पहला क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी का फेडरल का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो ही एक फेडरलिज्म फीचर है। अच्छा, अब इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए। यूपीएससी की ट्रिक, यूपीएससी खेलता कहाँ पे है, वो इन्हीं ऑप्शंस में खेलता है। वो कहता है कि 4 ऑप्शंस देगा, 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे ही होंगे जो आपस में कोरिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे हम पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहले ही ऑप्शन से, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड।
जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट होगी, उसको अगर हम प्रोटेक्ट कर लें, तो क्या वो फेडरल फीचर के लिए, मतलब फेडरल फीचर का एक बेसिक करेक्टर होगा? अच्छा चलिए, अभी फ़िलहाल के लिए मानते हैं नहीं, लेकिन अभी बताएंगे आपको कि जुडिशरी क्या है, ये कैसे सेफगार्ड होती है, ये सारी चीज़ें। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन हैं, वो सारे ऑप्शंस को गो थ्रू करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यूनियन लेजिस्लेचर, जो हमारी सेंटर की लेजिस्लेचर है, जो लॉ को बनाता है, उसके पास जो उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं? ऐसा तो कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए हम मान लेते हैं ये हमें नहीं पता। तीसरा, द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज। ये तो ऐसा कोई फीचर बनता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी, द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। पर ये तो बिल्कुल सच बात है कि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ से, लेकिन ये कैसे रिलेट कर रहा है फेडरलिज्म को? ये तो दोनों ही अलग चीज़ें आ गई। फंडामेंटल राइट का इन्फोर्सेबल होना और फेडरल फीचर का होना, ये तो आपस में दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि यही आंसर सही क्यों है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले देखेंगे कि फेडरलिज्म है क्या। हमने डिफाइन करा, ये गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें पावर जो है सेंटर अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, जैसे स्टेट हो गया, उसमें डिवाइड हो जाती है। पावर का डिवीज़न होता है सेंटर और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, जिसमें से हमने स्टेट को एक कंसीडर किया है कि सेंटर और स्टेट का डिवीज़न, सब डिवीजन्स होना, ठीक है। सब डिवीज़न से जैसे हम देखेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का डिवीज़न, हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिवीज़न, या फिर जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, यूपी हो गया, यूपी के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, कोई सा भी आप डिस्ट्रिक्ट उठा लो, आगरा डिस्ट्रिक्ट उठा लो, तो ये क्या, इनमें अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पावर्स देखने को मिलेगी। कुछ के पास कॉमन्स होती हैं, कुछ के पास ज़्यादा होगी, कुछ के पास कम होगी, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन डिवीज़न ऑफ पावर हमें देखने को मिलेगा। तो ये फेडरलिज्म है। अच्छा, अब ऑप्शन ए ही क्यों? जब हमने आंसर को देखा तो ऑप्शन ए ही क्यों? ये तो अलग चीज़ हो गई ना कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफ गार्ड, यहाँ तो जुडिशरी की बात हो रही है, आप कह रहे हो कि ये अलग चीज़ है। ये तो खैर है ही नहीं ऑप्शन से, तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिए। अब ये दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, ये लेकिन बिल्कुल अलग हो गया। फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल है, हमने तो फेडरल फीचर की बात करी है यहाँ पे। तो अब जब हम बात करते हैं जुडिशरी की, अब ऐसा क्या होगा, क्योंकि अगर हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है, तो वो जो लॉज बनाएंगे, जो ये हमारी सेंटर होगी, अगर हमारी हमारी जो सेंटर पार्टी होगी, जो सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, मान लो वो कोई लॉ बनाती है, ठीक है, उसने कोई लॉ बनाया। अब अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपने हक में डिसीजंस नहीं ले सकती है, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो अब वो उस लॉ को इंटरप्रेट करके उसको गलत नहीं बता सकती, राइट। लेकिन अगर हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस रहेगी, अगर हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होगी वहाँ पे, तो वो ये जो लॉ बनाया है, अगर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारे संविधान के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर उसको वायलेट करेगा या फिर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके, इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके जो है इसको बिल्कुल नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी और इस लॉ को खारिज ही कर देगी। फिर नया लॉ सेंटर को रिक्वेस्ट करेगी कि भाई नया लॉ लेके आओ, ये लॉ आपका वैलिड नहीं है। तो जुडिशरी का सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। और जो हमारी ये जो हमारा जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है, ये जब हम बात कर रहे हैं जुडिशरी के इंडिपेंडेंस होने की, तो इसके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग तरीके से जो हमारी जुडिशरी है, इसको संविधान के थ्रू प्रोविजंस दिए गए हैं कि ये इंडिपेंडेंट रहेगी। अब वो प्रोविजंस क्या क्या हो सकते हैं, या फिर उन प्रोविजंस में हम क्या क्या प्रोविजंस देखते हैं। जैसे जो जुडिशरी है हमारी, वो एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल सेपरेट है। जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न देखने को मिलेगा कि द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये एक टाइप हो गया कि भाई जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का, जो लॉ को इन्फोर्स करता है और जो लोग जो जुडिशरी जो उन लोग के ऊपर एक अपना रिव्यू रखता है, वो दोनों सेपरेट हैं, ठीक है।
दूसरी चीज़ हमें देखने को मिलेगी, जो अपॉइंटमेंट है जजेस का, ठीक है, उसमें लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं। जो लॉ बनाता है, अच्छा मान लो इसका कितना अच्छा सा एग्जाम्पल, कितने अच्छे तरीके से हम इसको समझते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे देखते हैं, मान लो एक लेजिस्लेचर है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है जो लॉ बनाता है। लेजिस्लेचर कौन होते हैं? जो लॉ बनाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो उस लॉ को इन्फोर्स करते हैं। और जुडिशरी कौन होते हैं? जो उस पर चेक एंड बैलेंस मेंटेन रखता है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर ने एक लॉ को बनाया, ठीक है। अब ये लॉ जो था, जब जुडिशरी ने इसको रिव्यू करा, तो हुआ क्या, ये बाकी सारी चीज़ें तो डिटेल में पढ़ी ही जाएंगी, लेकिन जब जुडिशरी ने इसको रिव्यू करा तो जुडिशरी ने देखा कि ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है। तो जुडिशरी ने उस पर्टिकुलर केस में इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, राइट। अब एक चीज़ कंसिडर करो, अब ये जो जुडिशरी के अंदर, जो जुडिशरी में जो जजेस हैं, अब ये जजेस ये लेजिस्लेचर वालों ने ही अपॉइंट कर रहे हों। ये जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है, जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, या फिर मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, या फिर मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, अगर ये मिलके कोई लॉ को बना रहे हैं और यही लोग उस जजेस को अपॉइंट भी कर रहे हैं, तो फिर तो इंडिपेंडेंस जो है, इस इंडिपेंडेंट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा फिर। तो यही रीज़न है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का, ये तो हमें सेपरेशन देखने को ही मिलता है। ये तो हमारा पहला पॉइंट है ही है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो कि जो ये अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ये जो जजेस के अपॉइंटमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, इसमें लेजिस्लेचर का कोई भी रोल नहीं होता है। तो कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर कोई भी लेजिस्लेचर जो है, इसके अपॉइंटमेंट में कोई मदद नहीं करता है। ये जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, ये कैसे होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम देख लेते हैं। ये जो जजेस का अपॉइंटमेंट है, वैसे तो हम इसको जुडिशरी में काफ़ी डिटेल एनालिसिस करके पढ़ेंगे, लेकिन ये जो जजेस का अपॉइंटमेंट है, ये कैसे होगा? कॉलेजियम सिस्टम से, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम एक बॉडी होती है, कुछ 5-6 जनों का पैनल बन गया तो उसको कॉलेजियम कह दिया, कुछ लोग आ गए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की है। गवर्नमेंट ने कुछ 5 लोगों को अपॉइंट किया कि भाई आप लोग जजेस को अपॉइंट करोगे, एक लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने कि ये लोग इसको अपॉइंट करेंगे, है ना। तो वो जो बॉडी रहेगी कुछ सिस्टम की, जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि जो जजेस के अपॉइंटमेंट में जो कॉलेजियम है वो किन किन लोगों का है। तो वो जुडिशरी को इन डिटेल्स पढ़ेंगे, जुडिशरी में इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि भाई फेडरल फीचर क्यों है। अब समझ में आया कि हमने जुडिशरी को फेडरल फीचर क्यों बनाया। भाई ये हम अगर जुडिशरी का इंडिपेंडेंस रहेगा तो अगर जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट रहेगी तो लेजिस्लेचर कोई भी लॉ नहीं बना सकता अपने मर्जी के मुताबिक। और यही फीचर है कि जब लेजिस्लेचर जो है सारी पावर अपने हाथ में नहीं ले सकता तो डिवीज़न मेंटेन रहेगा। ये चीज़ समझ में आई। रीज़न क्या है कि मान लो अगर जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट नहीं है, एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, होगा क्या टाइम के साथ, क्योंकि जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है नहीं, तो लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाएगा और सेंटर को सारी पावर दे देगा, ठीक है। कंसीडर करो एक पॉइंट कि लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया और सारी पावर सेंटर को दे दी, तो अब तो ये फेडरल फीचर हमारा वायलेट हो गया। लेकिन हमारे पास कौन है? हमारे पास जुडिशरी है। तो अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता भी है, अगर ऐसा लॉ कोई बन रहा है तो ये करेगा क्या? अगर कोई ऐसा लॉ बना तो होगा क्या, क्योंकि ऐसा लॉ फ्रेम हो चुका है ना। तो जुडिशरी उसको चेक एंड बैलेंस के थ्रू रिव्यू करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बेसिस पे उसको रिव्यू करेगा। और अगर कोई भी प्रोविज़न उस पर्टिकुलर लॉ का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को वायलेट करेगा तो वहाँ पे उसको वो नल और वॉइड डिक्लेयर कर देगा और वो लॉ ख़त्म हो जाएगा और जो डिवीज़न है पावर का वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है।
दूसरी चीज़ें कुछ फीचर्स हम जो हैं इसके मैं आपको ऐड ऑन बता देता हूँ। वैसे तो हम जुडिशरी में काफ़ी इन डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे। जो ये इसकी जो सैलरीज हैं, जो इसका टेन्योर है वो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई वो नहीं है। और जो इनकी सैलरीज अलाउंसेस वगैरह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेंटेन रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो हम बात आ गई कि हमारा ऑप्शन 1 सही क्यों है। रीज़न हमें पता लग गया किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, ठीक है, फेडरल डिवीज़न से रिलेटेड। तो अब हमें पता है कि फेडरल डिवीज़न क्यों है, कैसे है, क्या होता है, राइट। जुडिशरी ही हमने क्यों ऑप्शन सेलेक्ट करा कि भाई इंडिपेंडेंस होना जुडिशरी का, वही ऑप्शन क्यों बेस्ट सूटेड था, तो ये हमने डिस्कस किया। अब कुछ एडिशनल फीचर्स, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो देंगे हम फेडरलिज्म से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ताकि जब हम भी कभी भी इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ें या फिर कभी भी हम इस टॉपिक को पढ़ने लगें तो हमें ये सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं, ठीक है, और हम इस टॉपिक को उस बेटर वे में पढ़ पाएँ। फेडरलिज्म का पहला मतलब हमने बता दिया था कि भाई पावर का डिवीज़न होना, डिवीज़न ऑफ पावर। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रहेगी कि भाई फेडरलिज्म का बेसिक मतलब ही जो है पावर का डिवीज़न होता है 2 और मोर लेवल्स में, ठीक है। जो अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इनिशियली जब हमने ये फेडरलिज्म अडॉप्ट किया था तो हमने ये 2 टायर लेवल सिस्टम पे किया था। 2 टायर पे हमारा मतलब ये था कि जो पावर थी वो सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड थी। लेकिन क्या हुआ, जब हमारे यहाँ पे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई, जब 73rd, अब ये अमेंडमेंट एक्ट क्या होती है मैं बताता हूँ। जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई तो हुआ क्या कि कुछ प्रोविजंस ऐड कर दिए गए पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी, ये जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई कौन से एक्ट के थ्रू पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ ऐड किए गए थे, ये सेट हमारे शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये 7th और 8th शेड्यूल में, 11th और 12th शेड्यूल में ये हमारे मैंशनड है। तो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के बीच में भी डिवीज़न कर दिया। मतलब समझे, फेडरलिज्म का बेसिक मतलब होता है पावर का डिवीज़न होना बिटवीन डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, एक, दो या फिर दो से अधिक लेवल पे डिवीज़न करना, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। एक मेरे पास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, मैं उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटता हूँ। ये हमारा पूरा इंडिया था, ये हमारा पूरा इंडिया था। अब ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं यहाँ पे, राइट। लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? सेंटर से, ठीक है। सेंटर है, साथ में स्टेट्स की भी तो अपनी गवर्नमेंट है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है तो स्टेट की भी अपनी गवर्नमेंट है। इनिशियली पावर इन्हीं दो लोगों के बीच में डिवाइडेड थी, लेकिन जैसे टाइम बीता पावर का जो डिवीज़न है वो दो अलग अलग, इन दो लेवल से हटके दो नए लेवल्स में भी डिवाइड हो गया। वो क्या क्या थे? हमारे पास पंचायत आ गई एक लोकल लेवल पे, म्यूनसिपैलिटीज आ गई अर्बन एरियाज में, ठीक है, जिनको बेसिकली नगर निगम वगैरह से हम जानते हैं। अब ये दोनों चीज़ें ऐड कहाँ से हुई? क्या ऐसे कुछ भी ऐड हो जाता है? बिल्कुल। अगर हम किसी भी लॉ को पास करते हैं, जो लॉ पास करने का प्रोसेस होता है, कोई भी बिल पास करने का प्रोसेस होता है, वो कुछ क्वेश्चंस जो आगे अभी क्वेश्चंस आएंगे हमारे पार्लियामेंट वाले, तो वहाँ पे इन डिटेल समझेंगे या फिर क्लासेस में इनको इन डिटेल समझेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना कि जो पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ये हमारे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इनके थ्रू इनको ऐड कर दिया गया, राइट। इसके अलावा फेडरेशन का जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हमें देखने को मिलता है कि ये जो फेडरेशन फीचर है ये हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। अभी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर जब हम इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितने तरीके के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। तो हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटन, ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई वो स्क्रिप्टेड है या नहीं है, कैसे हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है, एक जगह हम उनको देख सकते हैं नहीं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। इंडिया का जैसे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहीं पे लंदन यूके का हम कॉन्स्टिट्यूशन, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो एक अनरिटन फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना। तो हम वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है मोस्टली उसके अंदर हमें क्योंकि उसमें पावर का जो डिवीज़न है वो इलेबोरेटेड फॉर्म में होगा, है ना। अब एक जगह एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर सारी पावर्स रखी हुई हैं, उसके अंदर हम सारी पावर्स का डिवीज़न देख सकते हैं, तो हमारे पास एक ब्रीफ रहेगा। कोई चीज़ को हम समराइज कर लें या फिर अलग अलग पन्नों में लिख के अलग अलग रख दें, और एक उसी चीज़ को, एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसी को हम एक बुक में लिख लें, तो उस बुक को एक एलेबोरेटेड फॉर्म में लिख के हमने रखा हुआ है, तो जब हम उस बुक को वापस रेफर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हाँ एग्जैक्ट डिवीज़न था। फेडरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है कि भाई जो फेडरेशन, जहाँ पे हमें फेडरेशन देखने को मिलेगी, फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वहाँ पे हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलेगा। और जहाँ पे हमें ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, वहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट फीचर देखेंगे कि जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो रिजिड होगा। ये भी हम जब साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो रिजिड भी हो सकते हैं या फिर फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। रिजिड क्या होते हैं कि भाई इतने आसानी से अमेंड नहीं हो सकते, आपका जब मन आए, आपका जब मन आए तब आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को अमेंड नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है नेचर में, तो आप उसको अमेंड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट। तो ये सब कुछ पहले क्वेश्चन का ब्रीफ था, काफ़ी टाइम लग गया इसको ब्रीफ करने में। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू को एनालाइज करना यूपीएससी सीएससी, अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो पीवाईक्यू का एनालिसिस है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये आपको डिफाइन करेगा आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है या फिर क्या नहीं पढ़ना है। और ये जो हम डिटेल एनालिसिस सीरीज कर रहे हैं, इस डिटेल एनालिसिस में हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हैं क्या रियलिटी में। जब हम इंडियन पॉलिटी की हमने बात करी तो इंडियन पॉलिटी था क्या। अच्छा, अभी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े, हमने फेडरलिज्म देखा, हमने जुडिशरी देख ली, ठीक है। खैर फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा, लेकिन हमने जुडिशरी देख ली, लेजिस्लेचर देख लिया, सेंटर स्टेट्स का डिवीज़न देख लिया, हमने इंट्रोडक्शन करा यहाँ पे पंचायत का, म्यूनसिपैलिटीज़ का। तो जब भी कभी हम यहाँ पे उन टॉपिक्स पे जाएंगे तो हमें रिकॉल हो जाएगा कि कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुआ वो हमें याद आ जाएगा, तो हम वहाँ से जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक को, अगर हम पंचायत म्यूनसिपैलिटीज या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम उस वे में कवर कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा और आंसर 1 ही क्यों है ये भी क्लियर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड टू लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। अच्छा, तो अब क्वेश्चन तो अच्छा है, राइट। अब इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि भाई सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे अलग अलग क्यों हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस, सारे ऑप्शंस जो हैं इसमें हम जब एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो जब हम इसका एलिमिनेशन यूज़ करेंगे तो हम वो देखेंगे कि इस ऑप्शन में हमें क्यों गलत, हमारा जो ये ऑप्शन है ये गलत क्यों है। लिबर्टी का मतलब होता है जब आप आज़ाद हो किसी चीज़ को लेके, मतलब भाई आप जो मर्जी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो, आपको इतनी रोक टोक नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी जो आपको भाई इन्फोर्सेबल नहीं है लेकिन आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी, कर सकते हो, है ना। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, राइट। आप कुछ भी बोल सकते हो लेकिन रिस्ट्रिक्शंस है। जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि फंडामेंटल राइट्स में हमें देखने को मिलेगा कि हमारे पास जितने भी अधिकार हैं सॉरी, हमारे पास जितने भी अधिकार हैं सब में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं। तो भाई वो फंडामेंटल राइट्स हो गए कैसे? अब जब फंडामेंटल राइट्स को इन डिटेल पढ़ेंगे तो इन सारे सवालों का आंसर हमें वहाँ पे मिल जाएगा, राइट। लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन है लिबर्टी का हमारा सिंपल सा मतलब होता है कि हम आज़ाद हैं आज। अब हम मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल पे हम कुछ भी सर्व कर रहे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन हम कर सकते हैं, हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है।
हम फुटबॉल खेलने जाना है, हमें क्रिकेट खेलने जाना है, तो हम नॉर्मली घर की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाँ नॉर्मली हमें किसी से लेटर लिख के नहीं देना कि अभी हम गवर्नमेंट को लेटर लिख के दे रहे हैं कि हमें क्रिकेट खेलने जाना है तो हमें परमिशन चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको, आप एज प्रेजेंट ये वीडियो देख रहे हो तो आपको किसी की परमिशन नहीं लगी इसमें, राइट। तो ये चीज़ है। तो लिबर्टी हमें कौन इम्पोज करता है, ठीक है। लिबर्टी का मतलब सिंपल सा मतलब हो गया, अगर हम इसकी बुकिश डेफिनेशन पे जाएं, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू कि भाई किसी की पर्टिकुलर इंडिविजुअल की किसी भी एक्टिविटी पे किसी भी तरीके का रिस्ट्रेंट नहीं है। मतलब कोई भी इम्पोजिशन नहीं है कि भाई आप यही करो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन टाइप ऑफ थिंग नहीं है। और ये क्यों ज़रूरी है? अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करना है, अगर भाई वो खुल के कुछ कर ही नहीं पाएगा, कोई भी किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, उसके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी, तो उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो ये लिबर्टी जो वर्ड है ये हमें प्रियम्बल में भी देखने को मिलता है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम तभी देखेंगे, राइट, जब हम प्रियम्बल को इन डेप्थ, क्योंकि हमें प्रियम्बल भी काफ़ी डेप्थ में पढ़ना है। तो वहाँ पे हम हर एक वर्ड को काफ़ी ब्रॉड टर्म में, काफ़ी एलेबोरेटेड टर्म में डिफाइन करेंगे, राइट। तो पहला ऑप्शन है कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी से मतलब समझ रहे, क्योंकि अगर जुडिशरी होता तो मतलब सही था भाई, जुडिशरी हमारी लिबर्टी में काफ़ी मदद करती है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड आ गया वो आ गया कमिटेड। कमिटेड का मतलब है कि क्योंकि ये जो वर्ड है, ये इस वर्ड ने इस पूरे स्टेटमेंट को गलत कर दिया। अब वो पूछोगे कैसे? जो कमिटेड जुडिशरी होती है वो कभी भी गवर्नमेंट के अपोजिट नहीं जा सकती। कमिटेड जुडिशरी का मतलब ही ये है कि अ गवर्नमेंट जुडिशरी which is responsible, which is as par with the policies of government, which is committed with the policies of government। तो अगर जो हमारी कमिटेड जुडिशरी है, जब वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ही नहीं जा सकती है। अब गवर्नमेंट कोई भी लॉ ले आए, गवर्नमेंट लॉ लेके आती है कि भाई आप मोबाइल नहीं चला सकते, अब ये गवर्नमेंट का लॉ है, ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन जब तक जुडिशरी इस लॉ को गलत नहीं करेगी, ये लॉ तो मानने पड़ेगी। तो मोनार्की टाइप वाला रूल हो गया, जो पहले होता था, राजा ने जो कह दिया वो सही है, तो ये तो वो वाली बात हो जाएगी। लेकिन हमें तो वो नहीं करना है। कमिटेड वर्ड ने, याद रखना, ये जो वर्ड है कमिटेड, इसने पूरे स्टेटमेंट को गलत कर दिया। तो हर ऑप्शन को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो ये जो वर्ड है कमिटेड जुडिशरी, आगे से आप कभी भी वर्ड देखोगे कमिटेड जुडिशरी टाइप या फिर कमिटेड कोई भी चीज़, कमिटेड एग्जीक्यूटिव या फिर कमिटेड लेजिस्लेचर, तो ये चीज़ें क्या है कि भाई जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से अटैच्ड है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं जा सकता। दूसरा ऑप्शन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये भी सेम लग रहा है। इवन जो सेंट्रलाइजेशन है पावर की, ये तो थ्रेट है डेमोक्रेसी को, इट इज़ अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी को थ्रेट कैसे है वो देखो, वाई ये जो सेंट्रलाइजेशन है पावर की, ये थ्रेट है डेमोक्रेसी को। अब भाई अभी तक हमने फेडरलिज्म पढ़ा, फेडरलिज्म में हमने देखा कि हमने पावर को जो है सेंटर में बांटा, स्टेट में बांटा, इवन फिर हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में भी इसका डिवीज़न कर दिया। ये हमने देखा अभी तक। अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब हो गया कि हमने जो ये सारी पावर थी वो यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब अगर हम सारी पावर इसको दे देंगे तो ये इसको कंट्रोल करेगा, ये इसको भी कंट्रोल करेगा, ये इसको भी कंट्रोल करेगा। तो भाई ये तो इंडिविजुअल की लिबर्टी को थ्रेट क्रिएट कर दिया इसने, है ना। तो ये तो है ही नहीं। अब थर्ड, इलेक्टेड गवर्नमेंट अच्छी चीज़ है। अब ये देखो यूपीएससी ने कहाँ पे गेम खेला, यूपीएससी ने मेन गेम खेला यहाँ पे। इलेक्टेड गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर, दोनों ही ऑप्शंस एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे मेंशन कर देता कि इलेक्टेड गवर्नमेंट विद चेक एंड बैलेंस, विद सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता। या फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट विद सेपरेशन ऑफ पावर, अगर ये चीज़ यहाँ पे मेंशन हो जाती तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन जो उन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करा,
उन्होंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करा, उन्होंने खाली लिख दिया इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट चलो हमने इलेक्ट कर लिया, अब जब हम जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इलेक्ट कर रहे हैं, हमें क्या पता वो कैसी पॉलिसीज बनाएगा कल को। तो खाली इलेक्टेड गवर्नमेंट थोड़ी ही पार्ट है। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जुडिशरी ही नहीं होगी तो फायदा क्या इसका लिबर्टी का, फिर तो लिबर्टी पूरी गई। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल की लिबर्टी में, बिल्कुल इंडिविजुअल की लिबर्टी में जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, पावर का सेपरेशन नहीं होगा, तो इस लिबर्टी का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी जब हमने फेडरलिज्म को इन डिटेल पढ़ा, जब हम फेडरलिज्म को काफ़ी उससे पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे यही चीज़ तो डिस्कस करी थी। हम वहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे थे वो इसी चीज़ का तो कर रहे थे। तो इसीलिए इलेक्टेड गवर्नमेंट का ऑप्शन भी हमारे लिए गलत है। कमिटेड जुडिशरी क्यों? क्योंकि भाई कमिटेड जुडिशरी का मतलब हो गया कि भाई वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं जा सकता। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का भी सेम मतलब है कि सारी पावर एक जगह आ गई। इलेक्टेड गवर्नमेंट लिबर्टी देगा, लिबर्टी के लिए अच्छा है, लेकिन साथ में चेक एंड बैलेंस भी तो होना चाहिए। वो हमारा ऑप्शन डी में मेंशन है। अगर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी में कुछ और ऑप्शन होता, ठीक है, मान लो कुछ भी अदर ऑप्शन हो जाता जो कि इस क्वेश्चन से इररिलेवेंट था या फिर इस क्वेश्चन को जो है गलत कर देता है, तो ये जो ऑप्शन था हमारा, जो ये हमारा आंसर था, वो हम सी मार्क करके आते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन में वही एग्जैक्ट चीज़ हुई है कि पावर का सेपरेशन जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई पावर का सेपरेशन कर दो, सेंटर स्टेट और इन इसके पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और एक सेंटर लेवल पे पावर का डिवीज़न कर दो। तो वही तो एक चीज़ है जो हमको प्रोटेक्ट कर रही है। पावर्स का सेपरेशन है, लेजिस्लेचर के पास अपनी पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी पावर है, जुडिशरी के पास अपनी पावर है, तो वो इन पे सब पे चेक एंड बैलेंस मेंटेन कर रहा है। तो वही तो चीज़ है यहाँ पे। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन का जो आंसर मार्क करके आएंगे वो सेपरेशन ऑफ पावर मार्क करके आएंगे, राइट। तो वो अब तक हमने दो क्वेश्चंस को देखा डिटेल में, हमने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, हमने गवर्नमेंट से रिलेटेड ही काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। एक बार उसका ब्रीफ कर लेते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ये क्वेश्चन ही क्लियर कर देंगे, काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, आज हमें एक नया वर्ड सीखने को मिला, कमिटेड। अगर कोई भी इंडिविजुअल होता, मान लो पेपर पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि क्यों हमारे लिए पेपर पढ़ना इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कुछ वर्ड्स को हम स्किप कर जाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें कुछ वर्ड्स को स्किप कर देंगे अगर हम उसको रश में पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर का हमेशा डिटेल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप वर्ड पढ़ोगे कमिटेड, क्योंकि ये वर्ड हम इतनी बार रिकॉल कर चुके हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे पास ये वर्ड आएगा तो हम इसको अपने आप ही समझ जाएंगे कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाने का मतलब होता है कि भाई कमिटेड जुडिशरी में कमिटेड हूँ किसी चीज़ से, राइट। तो फेडरलिज्म क्लियर है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेपरेशन क्या होता है, कैसे मदद करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे हमने ये पढ़ा सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये बात करते हैं कि जो जो पहला फॉर्मुलेशन था ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का, कि एग्जैक्ट सेपरेशन ऑफ पावर सबसे पहले आया कहाँ से था, तो वो अगर हम बात करें तो ये जो है फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर थे, फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर थे, फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू। राइटिंग को अवॉइड करना। जो पहले फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू, वो इस कंसेप्ट को लेके आए थे, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जब हम सेपरेशन ऑफ पावर को इन डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अलग अलग थ्योरीज भी पढ़ेंगे, जे थॉमस की, रूक्स की, मॉन्टेस्क्यू की। ये सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, हमें ब्रीफ टाइमलाइन दे देती है कि कैसे कैसे इमर्ज हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अच्छा एक वर्ड था हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, बेसिक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है
कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन्ड है क्या, है ना। तो ये जो वर्ड है बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम बता दें कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे वो केसेस पढ़ेंगे, केसेस की स्टडी करेंगे और उसके थ्रू हम जानेंगे कि ये इमर्ज कैसे हुआ। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको बता दें कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर को, इसको बेसिक स्ट्रक्चर में डाला है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को आप वायलेट नहीं कर सकते। आप कोई भी लॉ बनाओ, कोई भी नई गवर्नमेंट आती है, कोई भी नई गवर्नमेंट आती है और नए लॉज बनाती है, तो वो इस बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसको या तो इस क्वेश्चन की स्टडी या फिर इस चैप्टर की स्टडी करेंगे। तो हम अलग अलग केसेस के थ्रू इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल पास किया था, एक ऑर्डर पास किया था कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारा सेपरेशन ऑफ पावर इंक्लूडेड है। और सबसे पहले जो प्रिंसिपल था, ये जो सबसे पहले जो डॉक्ट्रिन थी इसकी सेपरेशन ऑफ पावर की, ये मोंटेस्क्यू लेके आए थे। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सेम सिमिलैरिटी देख रहे हो, क्योंकि हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये हम साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी इंडियन फीचर, जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन हमारे जो हैं गवर्नमेंट के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या गवर्नमेंट का, क्या समझते हैं? अच्छा, इस क्वेश्चन का देखो कैसे ये डिफरेंट है वो देखते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। अच्छा, तो अगर कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है या स्टेट है, क्योंकि अभी हम जो है आगे क्वेश्चन आया हुआ था स्टेट के ऊपर यूपीएससी में, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आई गेस 2020 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को जब पूछा था तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लगभग 90% एक्यूरेसी थी इस क्वेश्चन में, लेकिन काफ़ी लोगों ने गलत किया। तो गलत करने का जो मेन रीज़न था यहाँ पे वो यही था, कुछ लोगों ने इसकी डेफिनेशंस को ढंग से नहीं पढ़ा। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर हम गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम का टाइप बन जाता है? मैंने तो नहीं पढ़ा ऐसा कुछ। लाइक पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेशन को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हम देखेंगे कि ये सेंट्रल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे है। ठीक है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जब पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम बात करेंगे तो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, जो लॉ को इम्पोज करता है, जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच का बहुत क्लोज रिलेशनशिप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर के एक्ट के, और लेजिस्लेचर जो होगा वो एग्जीक्यूटिव के लिए, मतलब दोनों एक दूसरे के फेवर में एक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। इसका अगर एक और एग्जाम्पल हमने पढ़ना है तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो किसी भी एक्शन को लेके या तो कलेक्टिवली एक साथ होकर रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, या फिर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो कैसे कैसे हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। खैर अभी के लिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है तो ये तो बिल्कुल गलत है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। लग रहा है क्वेश्चन कुछ, हमने अभी तक जो जो चीज़ें पढ़ी कि भाई लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्लोज रिलेशनशिप, लेजिस्लेचर के एक्शंस को एग्जीक्यूट करने में, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। तो द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ फीचर तो नहीं है। ठीक है, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो होता ही नहीं है। गवर्नमेंट जो है एक आम जनता, हम लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट जो है गवर्नमेंट को रिमूव कर सकती है। मेजोरिटी, जब हम मेजोरिटीज़ की बात करेंगे कितने टाइप की मेजोरिटी हैं, कैसे कैसे ये जो रिमूवल है गवर्नमेंट का ये लेता है, तो
कोई भी जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व करी जा सकती है उनके टर्म के कंप्लीशन से पहले ही, ठीक है। तो ये अभी हम जब पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट में काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, और इवन हम ये भी देखेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट रही है जो अपने टर्म से पहले ही ख़त्म हो गई, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके डिसॉल्व कर सकती है, डिसलॉज कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। बचा कौन सा ऑप्शन? बी। जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगी। जो गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रही है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो भाई हर स्टेट का है, हर स्टेट का एमपी बैठा हुआ है, ठीक है। जरूरी नहीं वो एक एक्स वाई, हमारे पास 3 पार्टी हैं भाई, एक्स पार्टी ने गवर्नमेंट को फॉर्म कर लिया, ठीक है। हमारे पास 2 अदर पार्टीज हैं। अब ये तो सेंटर में है, ये गवर्नमेंट जो बनी है वो तो सेंटर में है। अब वाई जो पार्टी है वो एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ऐसे तो नहीं ले सकती, तो गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेगी तो वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और भाई पार्लियामेंट उसको रिमूव भी कर सकती है। तो ये जो हमारा सेकंड पॉइंट था, द पार्लियामेंट कैन बी रिमूव बाई इट, ये देखो लास्ट पॉइंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सबसे पहली चीज़ कॉन्ट्राडिक्शंस देखना, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने देखा कि अगर 2 ऑप्शन आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना, काफ़ी टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ हो सकती है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता थी कि जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को रिमूव कर सकती है, बिल्कुल सच बात है। यहाँ पे हमें देखने को मिला कैन नॉट बी रिमूव। एलिमिनेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% टाइम ये सही होता है। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं इसको, तो यूज़ कर सकते हैं इसको। लेकिन हाँ फिलहाल के लिए क्योंकि हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर थे, हमें पता था कि भाई पार्लियामेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, क्या गवर्नमेंट पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो उसको रिमूव कर सकती है, और यही तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेशन को नहीं कहते हैं गवर्नमेंट के, भाई जनता इलेक्ट करी गवर्नमेंट को, इसको भी पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री का मतलब क्या, नाम से भी क्लियर है, तो ठीक है। तो जो गवर्नमेंट को लोग इलेक्ट करते हैं वो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म एक टाइप है, लेकिन फीचर नहीं है भाई उसका। तो ये और ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत था। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब तक हमने 3 क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में पढ़ा, हमने बार बार गवर्नमेंट के अराउंड ही रिवॉल्व करे, हम सेंट्रल स्टेट की ही बात कर रहे थे। जब हम सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में क्लियर हो जाएंगी कि भाई एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। एक स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसको लास्ट रखते हैं क्योंकि हमें कोई रश नहीं है, इस सीरीज का मतलब ही है डिटेल एनालिसिस करना। आपके लिए ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चीज़ों को हम कंबाइन करके यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि ये जो हमारी बेसिक से टर्म्स हैं, बेसिक से टर्मिनोलॉजीज हैं, वो हमें क्लियर हो जाए, ताकि जब हम इंडियन पॉलिटी के मेन फेज में, मेन कंटेंट में जाएं, तब हमारे लिए ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो, तो वहाँ पे इन चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा इसमें वर्ड आगे देखो बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। जस्ट फ्यू मिनट्स एगो मैंने बात करी थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करता, राइट। अभी हम जब बात कर रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर की, कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, बेसिक स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो एससी ने रूल आउट किया कि भाई वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये नहीं है। लेकिन ये जो वर्ड है पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन ही नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन 1 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन 1 खत्म। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। इज इट सो? गलत। अब ये गलतियां हैं, लाइक पहला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्यों है, ये बता देते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कोई भी फ्रेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है।
और ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू आया था। हम अलग अलग केसेस देखेंगे इससे रिलेटेड हम बहुत सारे केसेस देखेंगे कि जिसमें इससे रिलेटेड जो सबसे फेमस केस है जिसके बेसिस पे ये बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात हुई थी, बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हमें देखने को मिले थे। केशवनंदा भारती केस 1973। तो इसके अंदर हम देखने को मिलेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया था कि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है और कुछ लिमिट्स हैं पार्लियामेंट की भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को दिया जाता है लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को रिव्यू करने के लिए कि भाई अगर कोई भी लॉ आया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे है भी या नहीं, अगर नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इन चीज़ों के बारे में अभी डिटेल में बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेंशन क्या है सबसे पहले वो देख लो कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। मतलब यहाँ पे भी वही मेंशन था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। यहाँ पे यूपीएससी खेल गया, यहाँ पे भी उसने ये कहा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू को देता है, लेकिन इन रियल बात करें तो जुडिशियल रिव्यू जो है ना तो हमारा जुडिशियल रिव्यू हो या फिर बेसिक स्ट्रक्चर हो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और यूपीएससी ने इसको ऑफिशियली करेक्ट किया है कि इसका जो आंसर है वो नीदर 1 और 2 है। ये जो स्टेटमेंट 2 है ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तो हमें देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन एज पर अगर हम यूपीएससी के स्टेट्स की बात माने तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में डायरेक्टली डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, अब इसकी जब हम बात करते हैं तो इसके कुछ अलग अलग प्रोविजंस हमें देखने को मिले हैं। जैसे आर्टिकल 13 की हम बात करें, मैं लिख के बता देता हूँ। जब हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं, ठीक है, जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे ना, फंडामेंटल राइट्स के टाइम पे हम इन आर्टिकल को और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे जब हम, तो आर्टिकल 13 कहता है कि जो जितने भी लॉज हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं वो नल एंड वॉइड है। तो ये कहाँ पे यहाँ पे जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की वो किसको मिल गई? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट को। ठीक है, कौन से आर्टिकल के थ्रू? 226 और 32, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट को 32 आर्टिकल के बेसिस पे और इसको आर्टिकल नंबर 226 में ये मेंशन है कि अगर कोई भी जो प्रोविज़न जो गवर्नमेंट लेके आती है वो हमारे फंडामेंटल लॉज को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके उन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हुई वो देखते हैं थोड़ा सा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लिसिटली हमें पावर देता है जुडिशियल रिव्यू करने की, जैसे हमने आर्टिकल 13 में बताया। या फिर कोई भी जो लॉ गवर्नमेंट लेके आती है ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी मेंटेन रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना तो आज तक अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर को ऐसे कहा कि भाई ये जो टर्म बेसिक स्ट्रक्चर है ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का, या फिर जुडिशियल रिव्यू को ऐसे पर्टिकुलर डिफाइन किया है। अलग अलग जजमेंट से हमें अलग अलग चीज़ों को देखने, अलग अलग जजमेंट से हमें अलग अलग डेफिनेशंस देखने को मिली। उन डेफिनेशंस को हम देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली था क्या, चीज़ें कैसे हुई या कैसे नहीं। फिलहाल के लिए ना तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसे जुडिशियल रिव्यू को डायरेक्टली बता रहा है एज पर यूपीएससी के स्टेट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन देखा, जैसे एग्जाम्पल आर्टिकल 13 लिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दे दी कि अगर कोई भी ऐसा लॉ पार्लियामेंट लेके आती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो वहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, जो पर्टिकुलर लॉ है उसको जुडिशियली रिव्यू करके उस पर्टिकुलर लॉ को नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। आई होप इट इज़ क्लियर।
तो इन्हीं, क्योंकि हमारा जो मेजर फोकस रहना चाहिए वो रिवीजन पे रहना चाहिए। चीज़ें कंप्लीट नहीं करनी है, चीज़ों को रिवाइज ज़्यादा बार करना है। अगर हमारा 10% सिलेबस हुआ है सिर्फ, तो उस 10% को हम ऐसे रिवाइज करेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम उस 10% से टेक्स्ट आएगा या फिर कोई भी टेस्ट आएगा या फिर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम 98% या फिर 99% श्योर होंगे कि हमारा आंसर यही होगा। दिस इज द एश्योरिटी वी नीड इन यूपीएससी, राइट। सो पहले क्वेश्चन से रिवाइज कर लेते हैं भाई। सबसे पहले क्वेश्चन यही था कि इंडियन पॉलिटी जो एक एसेंशियल फीचर है जो कि फेडरल फीचर शो कर रहा है, फेडरल डिवीजन करेक्टर शो कर रहा है। क्वेश्चन ये रहा, दैट इज द फेडरल डिवीजन करेक्टर। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आंसर था। इसके अंदर हमने देखा कि भाई जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट, जब जुडिशरी अगर हमारी इंडिपेंडेंट है तो वो क्या क्या रोल प्ले करती है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि पावर का डिवीजन सेंटर और स्टेट के बीच में। इनिशियली ऐसा ही था कि डिवीज़न जो था सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच में था, और जैसे जैसे टाइम बीता डिवीज़न जो है, जैसे 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट हुई, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को हमारे शेड्यूल्स में ऐड कर दिया गया और जो डिवीज़न है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंच गया। तो सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे गलत थे। तो हमने यहाँ पे जुडिशरी के बारे में यही देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारा यूके का है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारा इंडिया का है। हमने देखा था जो फेडरलिज्म फीचर है ये हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिलेगा और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम किसी भी लॉ को ईजिली मैनिपुलेट नहीं कर सकते किसी के कहने से, राइट। यहाँ पे हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर की भी बात कर ली थी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो वर्ड है, ये पर्टिकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कहीं पर भी, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई कौन सा जो फीचर है वो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड लिबर्टी, हमारी लिबर्टी को कौन प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर हमने बात करी थी कमिटेड जुडिशरी की। एग्जैक्टली कमिटेड जुडिशरी होती क्या है, राइट। हमने बात कर ली थी कि भाई जो भी जुडिशरी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं जा सकती वो कमिटेड जुडिशरी है, राइट। तो हमने बात करी, हमें पता लग गया कि कमिटेड जुडिशरी क्या होती है। सेकेंड चीज़ हमने देखी यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर को एक हाथ में सेंट्रलाइज कर देना। जैसे पहले होता था कि भाई राजा के पास सारी पावर होती थी, वो पूरे साम्राज्य को चलाता था, तो वो ऐसा कुछ कर देना, पावर को एक हाथ में दे देना। स्टेट के पास अपनी खुद की कोई पावर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खुद की कोई पावर नहीं है, तो आपकी लिबर्टी को हैम्पर कर दिया। यूपीएससी ने यहाँ पे कहाँ पे खेला था, इलेक्टेड गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर में। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं लिबर्टी को जरूर डिफाइन करता है। इलेक्टेड गवर्नमेंट, जब हम अपनी गवर्नमेंट को खुद से इलेक्ट कर सकते हैं तो हमारे पास वहाँ पे लिबर्टी है, ठीक है। लेकिन उस लिबर्टी का क्या फ़ायदा जब गवर्नमेंट आके कोई भी लॉ बना के चली जाए, राइट। तो ऐसा ना होने के लिए चेक एंड बैलेंस का होना, चेक एंड बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर को हमने यहाँ पे चूज़ किया था। सेपरेशन ऑफ पावर को सबसे पहले जो लेके आया था वो मोंटेस्क्यू की थ्योरी में हमें देखने को मिलेगा। जब हम सेपरेशन ऑफ पावर को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया था कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और ये जो पर्टिकुलर वर्ड है बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, राइट। उसके बाद हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करी थी कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो पार्लियामेंट से और पार्लियामेंट उसको रिमूव कर सके। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को चूज़ किया और भाई उसको उसके बाद उसको रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में सीखा था। यहाँ पे हम मेजोरिटी के बारे में भी बात कर रहे थे कि भाई मेजोरिटी क्या होती है, जैसे सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब ये जब ये सारी चीज़ें जो है हम पार्लियामेंट के लेक्चर 1 से पहले ही डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या क्या है ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसको हमने एलिमिनेट ऐसे ही कर दिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ना तो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, तो ये तो ऑब्जेक्शन है, इतना लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ डिफाइन इस पर्टिकुलर वर्ड से हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। सेकेंड पॉइंट जब हमारे पास आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है, एग्जैक्टली करता है, ठीक है। जब हम देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू तो देखा भाई आर्टिकल 13 हमने बात करी, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जो हो रहा है वो
कोई भी लॉ आ रहा है, अगर जो हमारा पार्लियामेंट है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहा है, तो वहीं पे कहीं ना कहीं रिव्यू ही तो हो रहा है, जो सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का वो मेंटेन हो रहा है। लेकिन भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ प्रोवाइड थोड़ी करा है लिबर्टीज़ को देने के लिए, फिर आइडियल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आइडियल्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमारा इसका आंसर होगा नीदर 1 एंड 2। आई होप हमने 4 क्वेश्चंस पढ़े, 4 क्वेश्चंस में पार्लियामेंट्री फीचर, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर, मेजॉरिटी, मॉन्टेस्क्यू मॉडल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, सेंट्रो स्टेट के बीच का रिलेशन, फेडरलिज्म एग्जैक्टली, तो ये सारी चीज़ें करी। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं, यू वांट टू कंटिन्यू फर्दर विद दीज PYQ डिटेल एनालिसिस, कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ऐसे मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए ब्रेनीपीडिया स्किल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ब्रेनीपीडिया स्किल्स पे आपको काफ़ी सारे लेक्चर सीरीज फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पे कनेक्ट होकर इन सारी चीज़ों को रेफर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही फिलहाल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड just for being patient. Thank you.